देखो स्टार्ट करें फिर, और कोई तो आना है नहीं अब, है ना? तो जल्दी से पढ़ाना स्टार्ट कर, आधा घंटा पढ़ा के फिर मैथ पढ़ाएं तेजी से। देखो जो हमारा आज का टॉपिक है क्या है, कोशिका है। कोशिका में हम लोग क्या क्या जानेंगे? पहले जानेंगे कोशिका एवं कोशिका संरचना के बारे में, फिर क्या जानेंगे? कोशिका की संबंधी जितनी भी खोजें हैं उनको जानेंगे, ठीक है ना? उसके बाद क्या हम पढ़ेंगे? कोशिका की आकृति एवं उनके माप पढ़ेंगे, मतलब उनका कैसा कैसा आकार होता है और कितना होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है ना, कब प्रपादित किया है, कोशिका सिद्धांत की क्या कमियां रह गई थी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कोशिका सिद्धांत में, ठीक है ना? जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है क्या है, वो है कोशिका एवं कोशिका संरचना है, उसके बारे में जानेंगे हम। तो इतना ध्यान रख लेना है, कोशिका क्या होता है। तो कोशिका जो है वो सभी सजीवों की, किसकी? सभी सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। किसकी इकाई होती है हमारी? तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कौन हमारी? तो कोशिका। कोशिका क्या होती है? तो सभी सजीवों की, किसकी? सभी सजीवों की कैसी इकाई हमारी है? तो संरचनात्मक और क्रियात्मक हमारी इकाई है, जितने भी जीव पाए जाते हैं सभी सजीवों, ठीक है ना? उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, ये प्रायः स्वजनन की क्षमता होती है। इनमें क्या होती है? प्रायः स्वजनन की क्षमता होती है, मतलब ये अपना रिप्रोडक्शन स्वयं से कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? अपने रिप्रोडक्शन वो स्वयं से कर लेती है, कौन? कोशिकाएं। उसके बाद बात आता है प्रत्येक जीव का, क्या हमारा? प्रत्येक जीव का जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या हमारी है? कोशिका है। क्या हमारी है? वो कोशिका है, मतलब प्रत्येक सजीव की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जो उसके बनाने की, वो क्या हमारी है? कोशिका है, ठीक है ना? उसके बाद आता है हमारा कोशिका विज्ञान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो इसमें हम कोशिका के अंतर्गत, क्या इसमें? कोशिका के अंतर्गत कोशिका के कोशिकांग और कोशिका का पोषण कैसे होता है उसके बारे में पूरा हम लोग अध्ययन करेंगे। कहाँ अध्ययन करते हैं तुम लोग? कोशिका विज्ञान में। तो क्या कहता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका और उसके अंदर की वस्तुओं की रचना और कार्य का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है हमारा? वो कोशिका विज्ञान कहलाता है। इतनी बात क्लियर है ना? क्लियर है। तो कोशिका क्या है? सभी सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, मतलब सभी सजीवों का जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, मतलब सबसे सूक्ष्मतम पार्ट वो क्या हमारा है? तो वो हम लोगों का है कोशिका है। कोशिका विज्ञान हम लोग क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। इसमें किसका अध्ययन करेंगे हम लोग? तो कोशिका और कोशिका संबंधित जितने उसके अंग हैं, ठीक है ना? और कोशिका का पोषण और कोशिका की संरचना कैसे बनी है, इसका अध्ययन हम लोग क्या करेंगे? तो साइटोलॉजी में करेंगे, अर्थात कोशिका विज्ञान में करेंगे, ठीक है ना? ये क्या था हमारा? ये है कोशिका एवं कोशिका संरचना। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखना। अगली हमारी टॉपिक है वो है कोशिका की खोज। क्या टॉपिक हमारा है? कोशिका की खोज है। तो कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में, कब? सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, जो ब्रिटिश के किसके ज्ञाता थे? तो वो वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता थे, मतलब वो वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है ना? उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सबसे पहले खोज किया। मुझे आता है उसका खोज किसने किया है? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है ना? उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने अपनी सूक्ष्मदर्शी, मतलब उन्होंने स्वयं एक सूक्ष्मदर्शी बना रखी थी, उसके द्वारा उन्होंने देखा था किसमें? कार्क में, कि एक पतली काट की अनेक सूक्ष्म मोटी, समझे थे ना? एक पतली काट है, उसमें क्या है? अनेक सूक्ष्म मोटी चैम्बर जैसे, क्या हमारे भित्ती वाली मधुमक्खी के छत्ते से क्या दिखाई देती हैं? कोठरियां दिखाई देती हैं। उनको उन्होंने क्या कहा था? कोसा कहा था। मतलब उन्होंने देखा कि उसमें ढेर सारे चैम्बर बने हुए हैं, ठीक है ना? क्या बने वहां पर? ढेर सारे कोठरियां, मतलब चैम्बर बने हुए हैं। उन्हीं चैम्बर को उन्होंने क्या कहा था? कोसा कहा था। किसने कहा था? तो रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही खोज किया था कोशिका के, ठीक है ना? और नाम उन्होंने क्या दिया था? तो कोसा नाम दिया था, ठीक है ना? कोसा शब्द जो बना था ये एक लैटिन शब्द था। क्या था? कि ये लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। क्या होता है? एक सूक्ष्म कक्ष, अर्थात छोटा सा कमरा होता है। इसका अर्थ हमारा है तो ये कोसा शब्द का अर्थ, अर्थात कोशिका शब्द का अर्थ उन्होंने अपने अनुसार बताया था। रॉबर्ट हुक को अध्ययन क्या उनकी पुस्तक का नाम पाया गया है? तो माइक्रोग्राफिया में। काम प्रकाशित हुआ था यह बात प्रकाशित हुआ था माइक्रोग्राफिया में। मतलब माइक्रोग्राफिया वह पहली पुस्तक रही है जिसमें किसके बारे में बताया गया था? कोशिका के बारे में बताया गया था, ठीक है ना? किसकी लिखी पुस्तक थी? तो ये रॉबर्ट हुक की, ठीक है ना?
तो ये बनाता है रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या है, जिसमेमें उन्होंने सर्वप्रथम कोशिका के बारे में बताया था। क्या नाम उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। सबका क्लियर है ना? क्लियर है। उसका खोज 1665 ईस्वी रॉबर्ट हुक, ठीक है ना, उन्होंने खोजा। उन्होंने क्या बताया था कि इसको नाम दिया, कोसा नाम दिया, जिसका मतलब क्या होता है, अनेक छोटी कोठरियां। क्लियर है नहीं? क्लियर है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था रॉबर्ट हुक की? तो माइक्रोग्राफिया था। यहां तक बात क्लियर है? क्लियर। अब हम लोग देखेंगे आगे आते हैं हमारे लीवेनहॉक। क्या हमारे आते हैं? लीवेनहॉक 1674 ईस्वी में, क्या 1674 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था, ठीक है नहीं। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोज की थी वो थी मृत कोशिकाएं। क्या थी? वो थी मृत कोशिकाएं थी। और जीवित कोशिका खोज करने से हो जाता है एंटनी लीवेनहॉक, अर्थात 1674 ईस्वी में। कब किया था इन्होंने? तो 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने की थी। क्लियर नहीं? क्लियर है। इन्होंने क्या पता, सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर संगठन का अध्ययन किया था, ठीक है ना। वहीं जब हमारा क्या लगा 19वीं शताब्दी लगा, जब 19वीं शताब्दी लगता है तो 19वीं शताब्दी के अंत में कोशिका से संबंधित ढेर सारी खोजें हुई। क्या हुई? मारी हुई। तो कोशिका संबंधित ढेर सारी खोजें हुई, मतलब उसके कोशिका संबंध जितना भी था उसके आगे के बाद कोशिका के अंदर का भाग, ठीक है ना, कोशिका का कार्य कैसे होता है, वो सारी खोजें का भी हमारी 19वीं सदी के अंत के चौथाई काल में हुई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहते हैं, ठीक है ना। 19वीं सदी का चौथाई भाग, ठीक है ना। इसमें क्या हुई है, तो कोशिका से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। क्या हमारी हुई है? तुम कोशिका संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। हम उन खोजों के एक एक करके नाम देखेंगे। ये सारी खोजें हमारी कोशिका से संबंधित हैं, ठीक है नहीं। जैसा कि हमारी पहली खोज, ध्यान रखना, A to Z है। पहली जो हमारी खोज है वो है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना। 1831 में किसी खोज की थी? तो नाभिक के केंद्रक की खोज की है, पहली बात है ना। 1831 ईस्वी में किसने केंद्रक खोज की नाभिक के? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसके बाद हमारे आते हैं डूजा डार्डिन, जिन्होंने क्या खोज की थी? तो जीव की खोज की, ठीक है ना। जबकि किसने? पुरकिंजे ने। क्या वो 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्धतरल दानेदार सजीव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीवद्रव्य नाम दिया, ठीक है ना। क्या दिया इसको नाम? जीवद्रव्य दिया था। उसके बाद 1838 ईस्वी में, कब? 1838 ईस्वी में स्लाइडेन, किसने? स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। ध्यान रखना, 1838 ईस्वी में किसने कहा था? तो स्लाइडेन ने कहा था कि जो पादप होते हैं, मतलब जो पौधे होते हैं, उनका भी शरीर किससे बना होता है? तो सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। उसके बाद उसी सन 1839 ईस्वी में जंतु विज्ञान के प्रसिद्ध शास्त्री कौन? हमारे स्वान ने बताया कि जंतुओं का शरीर भी किससे बना होता है? तो सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। क्लियर नहीं? क्लियर। स्लाइडेन ने बताया था पादप के बारे में और स्वान ने किस बारे में बताया था? तो इन्होंने बताया था जंतुओं के बारे में। क्लियर है? क्लियर है। तो पहली बात, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? तो 18 सदी में नाभिक के केंद्रक की खोज की है। उसके बाद डुजार्डी ने क्या खोज की थी? तो जीवद्रव्य की खोज की, जिसका नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। कब किया था? 1839 ईस्वी में। वही 1838 ईस्वी में वनस्पति के ज्ञाता स्लाइडेन ने क्या बताया था कि सभी पादप का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। वहीं 1839 ईस्वी में क्या जंतु विज्ञान के ज्ञाता कौन? स्वान ने बताया कि जंतुओं का शरीर भी किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इतनी सारी बात क्लियर हो गई है। अब हम लोग देखते हैं आगे हमारा आता है 1855 ईस्वी में किसने? विर्चो ने बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं, जो नई कोशिका बनती है, वो पुरानी कोशिका से ही मिलकर बनती है। किससे बनती है हमारी? तो विर्चो ने कब बताया? तो 1855 ईस्वी में ये बताया कि जो नई कोशिका का निर्माण होता है वो पुरानी कोशिका से ही होता है। समझ में आया कि ना? किसने बताया था? तो ये बात विर्चो ने बताया कि कोशिका का निर्माण क्या होता है? पहले मौजूद कोशिकाओं से ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हमारे मैक्स सुल्ज। कौन हमारे आते हैं? मैक्स सुल्ज ने 1861 ईस्वी में, कब? 1861 ईस्वी में बताया कि कोशिका क्या है? प्रोटोप्लाज्म का एक छोटा सा भाग है। क्या हमारा है? प्रोटोप्लाज्म का एक छोटा सा भाग है, जिसमें क्या होता है? एक केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मत केवल कहा गया है। क्या कहा गया? केवल प्रोटोप्लाज्म केवल मत कहा गया, ठीक है ना। इसको सिद्धांत नहीं माना गया, न इसको कोई
खोज माना गया, केवल एक मत माना गया है। क्या मत माना गया है कि जो कोशिका होती है वो क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म का एक छोटा सा भाग होती है, इसमें केवल एक केंद्रक होता है। ये केवल किसका मत था, तो ये मैक्स शुल्ज का मत था। कब दिया गया ये, तो ये दिया गया 1861 ईस्वी में। क्लियर है नहीं क्लियर है। उसके बाद आता है 1884 ईस्वी। कब आता है 1884 ईस्वी में किसने, स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक जो है वो पैतृक लक्षण का वंशागत अपने अंदर रखता है। मतलब क्या बताया उन्होंने कि जो केंद्रक होता है वह पैतृक लक्षणों को क्या होता है, वंशगति में भाग लेता है। मतलब जो हमारा कोशिका का केंद्रक होता वो आने वाली पीढ़ी में क्या, हमारे आने वाली पीढ़ी में जाने वाले गुणों में क्या लेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा। किसने बताया था, तो ये बताया था 1884 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने। उसके बाद आते हैं हमारे कौन, कैमिलो गाल्जी। कौन आते हैं कैमिलो गाल्जी ने 1898 ईस्वी में गाल्जी उपकरण में किसकी खोज की थी उन्होंने, गाल्जी काय की खोज की। ध्यान रखना है ना, कैमिलो गाल्जी ने किसकी खोज की, तो 1898 में गाल्जी काय की खोज किया। क्लियर नहीं क्लियर है। तो पहले कौन थे हमारे थे, 1855 ईस्वी में विर्चो थे, जिन्होंने क्या बताया कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। उसके बाद हमारे आए मैक्सवेल, जिन्होंने अपना मत दिया कि कोशिका क्या होती है हमारी, तो ये प्रोटोप्लाज्म का एक छोटा सा भाग होता है, इसमें क्या होता है, केवल केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद हमारे 1884 ईस्वी में आए स्ट्रासबर्गर, उन्होंने बताया कि जो केंद्रक होता है इसमें क्या होते हैं, पुरानी पीढ़ी के गुण भी मौजूद होते हैं। उसके बाद कैमिलो गाल्जी ने 1898 में किसकी खोज किया, तो गाल्जी काय की खोज किया। सारी बात क्लियर नहीं क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और खोजों को देखते हैं। तो ध्यान रखना केंद्रक के भीतर, ध्यान रखना केंद्रक के भीतर संगठित भाग को केंद्रिका की खोज 1774 ईस्वी में किसने की थी, तो फेलिक्स फोंटाना ने की। ध्यान रखना केंद्रिका की खोज, क्या नाभिक के अंदर केंद्रिका की खोज किसने, 1674 ईस्वी में फेलिक्स फोंटाना ने की थी। क्लियर नहीं क्लियर है। उसके बाद कब 1880 ईस्वी में फ्लेमिंग, किसने, फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया, अर्थात किसका पता लगाया, तो क्रोमेटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया। किसने बताया, तो 1800 ईस्वी में फ्लेमिंग ने किसका पता लगाया, तो क्रोमेटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया। उसके बाद कब आता हमारा, तो 1888 ईस्वी, इसमें किसने, वाल्डेयर ने गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम का नामकरण किया। किसने नामकरण किया, तो वाल्डेयर ने 1888 में गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम का नामकरण किया। उसके बाद हमारा आता है कब, 1883 ईस्वी में किसने, सिचम्पर ने पर्णहरित का नामकरण किया। किसका नामकरण किया, तो क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किया। ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर से एक बार गौर कर लेंगे तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका की खोज किसने की, तो फेलिक्स फोंटाना ने। कब, 1774 ईस्वी में। उसके बाद कब, 1880 ईस्वी में फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन और कोशिका विभाजन के बारे में बताया। उसके बाद कब, 1888 ईस्वी में वाल्डेयर ने किसके बारे में, गुणसूत्र क्रोमोसोम की नामकरण किया। उसके बाद कब, 1883 में सिचम्पर ने किसकी खोज किया, तो पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किया। क्लियर नहीं क्लियर, यहाँ तक आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा से, अब और आगे देखेंगे। तो 1892 में कब हमारा, 1892 में वीजमैन ने सोमेटोप्लाज्म, किसका, सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। ध्यान रखना कब, 1892 में किसने, वीजमैन ने सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। उसके बाद हमारे आते हैं जी पैलेट। कौन हमारे आते हैं, जी पैलेट ने 1955 में, कब, 1955 में राइबोसोम की खोज की। कब खोज की, राइबोसोम खोज की, तो 1955 में किसने किया, तो जी पैलेट ने किया। ठीक है ना, ध्यान रखना जी पैलेट ने 1955 में राइबोसोम की खोज की। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आते हैं डी डुबे। कौन हमारे आते हैं, तो डी डुबे ने 1958 में लाइसोसोम की खोज किया। किसकी खोज किया, तो डी डुबे ने 1958 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज किया। ठीक है ना। उसके बाद हमारे आते हैं कौन, टी बोवेरी। कौन हमारे हैं, टी बोवेरी ने तो सेंट्रोसोम अर्थात तारकाय की खोज किया। कब खोज किया, तो इन्होंने 1888 ईस्वी में। क्लियर नहीं क्लियर है। पहले कौन थे हमारे थे, वीजमैन ने
1892 में सोमेटोप्लाज्म और जार्मप्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। उसके बाद हमारे आते हैं जी पैलेट, जिन्होंने 1955 ईस्वी में राइबोसोम की खोज किया। फिर हमारे आते हैं डी डुबे, जिन्होंने किसकी खोज किया, जिन्होंने लाइसोसोम की खोज किया, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं टी बोवेरी, जिन्होंने क्या किया, 1888 ईस्वी में सेंट्रोसोम अर्थात तारकाय की खोज की। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब आगे देखेंगे थोड़ा से, आगे हमारे आते हैं रिचर्ड आल्टमैन। कौन हमारे आते हैं, रिचर्ड आल्टमैन ने सर्वप्रथम कब, 1890 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया। किसकी खोज किया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया, और इसे नाम दिया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया इसको, नाम दिया था बायोप्लास्ट। ध्यान रखना, तो रिचर्ड आल्टमैन ने 1890 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया, परंतु इन्होंने नाम क्या दिया था इसको, बायोप्लास्ट दिया था। उसके बाद साइंटिस्ट आए सी भिंडा, जिन्होंने 1897-98 में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। क्लियर है, समझ में आया। क्या अब रिचर्ड आल्टमैन ने 1890 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया, परंतु उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, बायोप्लास्ट। फिर सीएन बंडा हमारे जो आए, जिन्होंने 97-98 ईस्वी के बीच इसका नाम क्या रखा, माइटोकॉन्ड्रिया रखा। अब यहाँ सारी बात क्लियर है, नहीं क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़े, ये क्या थी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, रिचर्ड आल्टमैन ने किया है, ठीक है ना। नामकरण किया था सी भिंडा ने, ठीक है ना। खोज किया है रिचर्ड आल्टमैन ने ही, देखो लिखा भी तो सर्वप्रथम किसने खोज किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की रिचर्ड आल्टमैन ने, नामकरण किया सीएन बंडा ने। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग आगे, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिका का आकृति। क्या हमारा टॉपिक है, कोशिका का आकृति और आमाप, ठीक है ना। वैसे तो कोशिका सबको पता है सभी सजीवों में पाई जाती है, जिसका न तो कोई निश्चित आकार होता है, ना ही कोई निश्चित माप होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ना ही कोई निश्चित आकार होता है और ना ही क्या होता है, कोई निश्चित ही माप होती। इसमें क्या होती, सब में विविधता पाई जाती है, मतलब हर सजीवों की कोशिका का आकार अलग होता है और क्या होती है, उनकी बनावट भी अलग अलग होती है। क्लियर नहीं, क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, किसी जीव में एक कोशिका होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकी कहते हैं। और कई जीवों में क्या होती है, हमारी ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं। क्लियर नहीं, क्लियर है। ध्यान रखना, तो इतना हमें सब लोग गौर कर लेना है, यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, इतना ही केवल। क्या जो हमारे होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु जैसे जो जीव होते हैं, इनमें क्या होती है, केवल एक कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती, केवल एक कोशिका पाई जाती है। अर्थात जिन जीवों या जिन सजीवों में एक कोशिका केवल पाई जाती है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। समझ में आता है कि नहीं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा से। तो दूसरी ओर क्या हमारे वे जीव आते हैं जिनमें क्या होती हैं, अनेक कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें क्या पाई जाती है हमारे यहाँ अनेक कोशिकाएं पाई, हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे, तो वो बहुकोशिकीय कहलाते हैं, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं, तो बहुकोशिकीय जीवों की जो संख्या है वो किसमें है, तो लाखों में है, क्योंकि अधिकतर जीव क्या हमारे सब है, बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय संख्या कितनी हमारी है, तो बहुत ही अधिक है, ठीक है ना। बहुकोशिकीय में पौधे भी आते हैं, जंतुओं भी आते हैं, और इनकी बनावट क्या होती है, सबकी कोशिका होती है तो विभिन्न विभिन्न होती है, सबकी कोशिका क्या होती है, बनावट अलग अलग होती है, ठीक है ना। उसकी गोलाकार होती है, और देखो अधिकतर जो हमारे होते हैं कोशिकाएं किस पाई जाती हैं, तो वो गोलाकार होती है। कैसे होती हैं, गोलाकार होती हैं, परंतु इनकी आकृति क्या होती है, सब में अलग अलग होती है। क्या आकृति, मतलब माप क्या सबका होता है, अलग अलग होता है। सभी में गोलाकार नहीं होती है, अधिकतर गोलाकार होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और कोशिकाएं क्या होती है हमारी, घनाकार या स्तंभाकार भी हो सकती हैं। कुछ जंतुओं में लंबी व शाखान्वित कोशिकाएं भी पाई जाती है। कैसे पाई जाती हैं, तो शाखान्वित कोशिकाएं भी पाई, मतलब एक कोशिका दूसरी कोशिका क्या होती है इसमें लगी होती है। समझ में आया क्या ना, क्या होती है उनमें लंबी और शाखान्वित कोशिकाएं भी पाई जाती है, कुछ इस जीवों में पाई जाती है, ठीक है नहीं, सब में नहीं पाई जाती है। आगे हम लोग देखें थोड़ा से, क्या हमारा आता है, तो अधिकतर कोशिकाएं क्या हमारी होती हैं, अति सूक्ष्म होती हैं, मतलब उनको बिना किसी यंत्र के सहारे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है नहीं। अधिकतर कोशिकाएं हमारे क्या रहेंगे, तो बहुत सूक्ष्म रहेंगे, जिनको हम क्या करें, किसी युक्ति के बिना आंखों से देख नहीं सकते हैं।
और कुछ कोशिकाएं होती है जो सेंटीमीटर लंबी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि एक हमारी कोशिका का नाम है माइक्रोन होता है, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा। तो क्या कहते हैं, लोग कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक है ना, जो कहाँ पाती है, जीवाणु में पाई जाती है। कितनी उसकी होती है, देखो तो विड्थ दिया गया है 0.1 माइक्रोन, ठीक है ना। आगे बात करें तो जंतुओं की जो पेशी कोशिका है ना हमारी, कौन सी हमारी है, तो पेशी कोशिका जूट क्या होती है, पौधों के समान कुछ सेंटीमीटर लंबी होती है, मतलब कुछ सेंटीमीटर पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे कि अंडा, अंडे के केंद्रक में है ना, देखो अंडा होता है ना कच्चा, उसके अंदर तो इसमें पीला पीला पदार्थ पाया जाता है ना, वो भी क्या होती है, एक कोशिका होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीतक या यौग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीतक या यौग कहते हैं, ठीक है ना। ये भी क्या होती है, एक कोशिका होती है, ठीक है ना। और उबले अंडे में क्या होता है, या स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जब अंडा उबाल डालो है ना, बीच से काटो, उसमें दिखने लगता है ना पीला पीला पदार्थ, समझ में क्या ना। और वैसे देखा जाए तो किसकी अंडा की, हमारी शतुरमुर्ग अंडे का माप कितना होता है, तो 170 mm होता है, जो कि क्या बिना किसी यंत्र के सहारे हम उसको देख सकते हैं। वो भी क्या है, एक कोशिका है, समझ में क्या, भी क्या हमारी एक है कोशिका है। तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा की, किसकी होती है, तो माइक्रोप्लाज्मा की। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग अंडे की होती है। ये बात क्लियर होना, क्लियर हुआ। अब मनुष्य में बात किया जाए तो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है अंडाणु की, ठीक है ना। और जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु की। क्लियर है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु कोशिका होती है ना, सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु की, और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो शुक्राणु की होती है। क्लियर नहीं, क्लियर है। आगे बात करते हैं कोशिका सिद्धांत। क्या हमारी हेडिंग है, तुम्हारी हेडिंग है कोशिका सिद्धांत है। सन 1838 ईस्वी में क्या जर्मन वनस्पति शास्त्री कौन हमारे, एमजे स्लाइडन, तथा 1829 में कौन हमारे जर्मनी के जंतु विज्ञानी शास्त्री थियोडोर स्वान ने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसने क्या 1838 व 39 के बीच किसने, स्लाइडन एवं स्वान ने, किसने, स्लाइडन एवं स्वान ने क्या दिया, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कोशिका सिद्धांत को क्या क्या बताया है, तो उन्होंने बताया क्या, प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है क्या होता है, वो एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। क्या होता है, वो एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। उसके बाद बताया उन्होंने क्या, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, तो एक कोशिका से होती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिका क्या होती हैं, मिलकर काम करती हैं। जिसके बाद क्या होता है, एक जीव का निर्माण होता है। क्या हमारे होता है, तो एक जीव का निर्माण होता है। उसके बाद बताया कि कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य रूप से कार्य करता है, अर्थात केंद्रक के क्या होता है, कोशिका का मुखिया होता है। ये क्या था, ये था हमारा कोशिका सिद्धांत, जिसको किसने दिया था, तो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया। किसने दिया था, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया। कब दिया, 1838 और 39 के बीच दिया। पहली बात क्या बताई इन्होंने कि प्रत्येक सजीव जो होते हैं उनका शरीर किससे मिलकर बना होता है, तो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरी बात बताई कि कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है, तुम्हारी एक कोशिका से, मतलब प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति किससे होती है, तो एक कोशिका से होती है। तीसरी बात बताई इन्होंने क्या, प्रत्येक कोशिका जो है वह स्वाधीन इकाई है, ठीक है ना। बाकी जो पूरा शरीर जीव का होता है क्या होता है, वो कोशिका से कार्य करता है। वो कोशिका का जो मेन भाग है, जो मेन मुखिया है कौन है, कोशिका का केंद्रक, ठीक है ना। लेकिन बाद में जब खोज हुई, जब क्या बाद में खोजे हुई, इसमें से कुछ गलत पाया गया। इससे क्या होगा, हम इनका कोशिका सिद्धांत फेल चला गया। जैसे कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद देख लेंगे। क्या देख लेंगे हम लोग, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, ठीक है ना। तो एक जीव आता है विषाणु, क्या जीव हमारा आता है, विषाणु आता है, ठीक है ना। विषाणु पर इनका कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। क्या होता है, कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब इनका कोशिका सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत न रहकर क्या होगा, केवल एक इनका तथ्य हो गया। क्या हो गया, इनका एक तथ्य हो गया। मतलब हमने कोई सिद्धांत दिया, जैसे कोई सिद्धांत हमारा क्या चला गया, फेल चला गया, तो क्या कहा जाएगा, केवल वो मेरा मत कहा जाएगा। वो क्या करने लगेगा, वो मत कहने लगेगा, ठीक है ना। तो इनका जो सिद्धांत था वो विषाणु पर लागू नहीं होता है, समझ में क्या ना। इसीलिए क्या कह दिया, उसको केवल मत कह दिया गया, क्योंकि विषाणु क्या है, कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है। क्या हमारा है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती है।
क्या होता है इसमें कोशिका नहीं होती है, ध्यान रखना। इसीलिए तो विषाणु को लोग देख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें कोशिका भी नहीं होती है क्या नहीं। इसीलिए कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है। अगर कोशिका होती तो पकड़ मिल जाता जल्दी से, है ना, इसको हम जल्दी से ठीक कर सकते, निष्क्रिय कर सकते थे, इसीलिए बहुत टाइम लगा ना। जबकि ध्यान रखना संक्रामक परजीवी के रूप में होता है, जबकि क्या विलगित अवस्था में निर्जीव होते हैं। क्या होते हैं विलगित अवस्था में? ये निर्जीव होते हैं, मतलब ये सजीवों और निर्जीवों की बीच की कड़ी है। कौन हमारा? विषाणु। विषाणु क्या हमारा है? सजीवों निर्जीवों की बीच की कड़ी। समझ में क्या ना? अगर इसको निष्क्रिय कर दिया जाए तो निर्जीव हो जाएगा, अगर इसको में फिर थोड़ा जब बल दे दिया जाए तो सक्रिय हो जाएगा और ये सजीव बन जाएगा। समझ में क्या करते हैं इसीलिए इसको, इसीलिए विषाणु को सजीवों और निर्जीवों की बीच की कड़ी कहते हैं। समझ में आया क्या ना? विषाणु क्या होते हैं? प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है जो कि कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच पाए, जो कि क्या हो पाए? कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच पाए। इसमें कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद और भी था, ठीक है ना। इन्होंने बताया कि क्या सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, पर ऐसा नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। कुछ स्तनधारी जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनमें क्या होता है? कोशिका केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? इसीलिए कोशिका सिद्धांत क्या हो गया? इनका फेल चला गया, ठीक है ना। और इनके कोशिका सिद्धांत में यह भी नहीं बताया गया था कि नई कोशिका का निर्माण होता कैसे है। क्या हमारा होता है? नई कोशिका का निर्माण होता कैसे है, उसके बारे में बताया था विर्चो ने। किसने बताया था? तो विर्चो ने 1855 ईस्वी में बताया कि नई पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। क्या बताया था विर्चो ने? तो 1855 में बताया कि क्या पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है नहीं। इसीलिए क्या कहा गया? जो स्लाइडन एवं सान का कोशिका सिद्धांत था उसको क्या कह दिया गया? केवल एक मत कह दिया गया। क्या कह दिया गया? इनको केवल एक मत कह दिया गया। फिर नया कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो विर्चो ने प्रतिपादित किया, ठीक है नहीं। आज हम लोग का क्लास यही तक रहेगा, कोशिका सिद्धांत तक, ठीक है नहीं। कल हम इसके आगे देखेंगे, मतलब कल क्या देखेंगे हम लोग? इसके एक एक भाग का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है नहीं। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। अब निकालते हैं हम लोग क्या अगला सब्जेक्ट, युगलिना रहेगा भैया, देख लो। युगलिना भी कोई कोशिका पाई जाती है ना। अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, युगलिना डाल दो, युगलिना देख पाया जाता है ना कोशिका होता है। मतलब ये सब एक कोशिकीय जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव ढेर सारे है ना। अभी हम लोग कई बार देखो, इसमें भी हम लोग अभी कई बार कई चीज पढ़ेंगे, नहीं पढ़े? देखो अभी पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और क्या पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर पढ़ेंगे, समझ में क्या ना यार। फिर उसके बाद जंतु कोशिका पढ़ेंगे, पादप कोशिका पढ़ेंगे, फिर जंतु कोशिका और क्या पादप कोशिका में अंतर पढ़ेंगे, समझ में क्या ना यार। अभी तो एक एक क्या कोशिकांग के बारे में भी पढ़ेंगे, किस कोशिकांग का क्या कार्य है कि नहीं। और कोर्स तो सबने, मैं सारी खोज मैंने सब लिखवा दिया पहले, ठीक है ना। जो जितनी खोजें लिखवाई इनको जरूर कॉपी में लिख लेना, पेपर में इन खोजों से बहुत आता है, समझ में क्या ना यार। तो इन खोज को आराम से कॉपी में नोट करके रख लेना, क्योंकि इन खोजों से बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने सारी खोजें इकट्ठा करके सब लिखवा दिया, ठीक है आपको। अब हम लोग क्या करेंगे? अब मैथ पढ़ेंगे, ठीक है ना।